नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी धोखाधड़ी से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ ही संपत्ति से जुड़ी हुई कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। न्यायालयों में लंबित सभी मामलों में से कम 2/3 संपत्ति या संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी से जुड़े हुए हैं। संपत्ति पर अक्सर परिवार के झगड़े होते रहते हैं और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्ति का मालिकाना हक एक मानव अधिकार है। संविधान अधिनियम 1978 में संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। संपत्ति धोखाधड़ी में बिल्डर भी लिप्त रहते हैं और प्रॉपर्टी से जुड़े झूठे वादे, गलत विज्ञापन, आश्वस्त किराए की रिटर्न, विभिन्न योजनाओं की नकली किराए की लिस्टिंग प्रकाशित करना आदि, साथ में निजी संपत्ति विवाद भी होते ही रहते हैं। किसी ने गलत तरीके से संपत्ति लिखवा लिया तो फर्जी कागजात पर संपत्ति ट्रांसफर या बेची गई आदि। संपत्ति से जुड़े धोखाधड़ी मामलों पर ज्यादा जानकारी देंगे आज हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। ऋषिपाल जी आपको संपत्ति फ्रॉड से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलू की जानकारी देंगे। अगर आपका भी इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय है प्रॉपर्टी धोखाधड़ी से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी। तो ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल जी, टाइटल डिस्क्रिप्शन या फिर जमीन के टाइटल से संबंधित धोखाधड़ी और इससे जुड़े हुई सजा जुर्माने के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि टाइटल जो है अपने में टाइटल क्या चीज है। कोई भी संपत्ति जब होती है, अधिकांश जो संपत्ति होती है उसका सोर्स होता है जहाँ से संपत्ति खरीदी जाती है। जैसे अब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जो प्रॉपर्टी है या तो डीडी के द्वारा एक स्रोत है, वहां से प्रॉपर्टी सबसे पहले चलती है, उसके बाद वो अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट के बाद धीरे धीरे वो आगे बिकती है। ये एक सोर्स है। जब भी उसका टाइटल की हम बात करते हैं तो डीडीए से लेके वो जितनी भी उसकी आगे सब्सिक्वेंट जो सेल होती है वो उनमें जुड़ती है और उसका टाइटल क्लियर होता है। उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि ग्राम सभा की जमीन होती है या लाल डोरी जमीन होती है, जो लैंड रिकॉर्ड में का रिकॉर्ड होता है। तो टाइटल का मतलब अर्थ ये है कि आप जो जहां उसका स्रोत है, जहां से सबसे पहले प्रॉपर्टी की टाइटलशिप शुरुआत हुई है, तब से लेके जो लास्ट जो व्यक्ति उसको बेच रहा है तब तक के जितने भी बेचने वाले लोग हैं उनके नाम, पते वो बिल्कुल क्लियर हो और वो प्रॉपर्टी क्लियर हो। जैसे आपने आज सवाल किया, डिसेप्शन है टाइटलशिप पर डिसेप्शन। जैसे मान लीजिए डिसेप्शन को अगर कानूनी रूप से सामान्य रूप से समझे तो उसको हम धोखा देना समझते हैं। यानी आपने किसी प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो इस तरीके से ले रखा है कि वो उसमें डिसेप्शन पैदा हो रहा है, धोखा पैदा हो रहा है। यानी कि उसमें जैसे मान लीजिए एक संपत्ति है और एक या दो संपत्तियां या तीन संपत्ति है और उन तीनों संपत्तियों के जो नंबर हैं वो तीनों संपत्ति के दो संपत्ति के नंबर डिसेप्शन से आपने एक ही रख दिया है। यानी जब प्रॉपर्टी को फिजिकली दिखाया गया तो दूसरी प्रॉपर्टी थी, जब प्रॉपर्टी को बेचा गया तो दूसरी प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसका जो उसका नंबर था, टाइटल नंबर, वो सेम था। तो आदमी क्या है, डिसेप्शन में आ जाता है, धोखे में आ जाता है और वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है। लेकिन जब वो फिजिकल पोजीशन लेता है तो धोखा होता है। या इसके अलावा आप देखते हैं बहुत सारी स्थिति में ऐसे होता है कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी और को बेच रखी होती है और वो जो डॉक्यूमेंट है वो फोर्स डॉक्यूमेंट बना के उसको बेचा जा रहा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी प्रॉपर्टी मोर्टगेज है, यानी मोर्टगेज जब प्रॉपर्टी होती है तो उसके ऊपर जो बैंकर होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है उसका अधिकार पहले होता है, उनका राइट पहले होता है, स्टेक पहले होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है। तो इस तरह से जो खरीदार है उसको डिसेप्शन, धोखा हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की तो सामान्य एक नियम ये है कि जो खरीदने वाला होता है, जो खरीदार होता है, कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदता है उसका टाइटल से रिलेटेड वो सारी की सारी जानकारियां वो इकट्ठी करे। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी काफी महंगी होती है तो ऐसी स्थिति में जो
पेशेवर जो एडवोकेट्स होते हैं, जो काउंसिल होते हैं, या जो उससे संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उनको टाइटल की सर्च रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है। बहुत बार ऐसा होता है जब प्रॉपर्टी का, आपने देखा होगा, जब प्रॉपर्टी का बैंक से लोन लेते हैं तो लोन जब डिपार्टमेंट के पास जाता है तो बैंकर जो होता है वो प्रॉपर्टी के पूरे टाइटल को चेक करवाता है, यानी कि उसकी पूरी टाइटलशिप चेक कराता है। तो इस तरीके से कहीं कोई डिसेप्शन है, कहीं धोखा है, या कोई भी चीज है, उसको हम रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आपने जैसे शब्द किया कि इसमें सजा क्या है, जुर्माना क्या है, सजा क्या है। तो इस बात के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा चीटिंग है और दूसरा हिस्सा फोर्जरी है। अगर मान लो कोई व्यक्ति केवल चीटिंग करता है, धोखा देता है और डिसेप्शन में गलत नंबर बताता है, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज नहीं बनाया गया, तो पहली स्थिति में केवल 420 ही लगेगी और 420 की अधिकतम सजा जो है 7 साल है। अगर हम बात करते हैं फोर्जरी की, फोर्जरी में अगर कोई व्यक्ति ऐसा डॉक्यूमेंट बनाता है जिससे कोई अधिकार क्रिएट होता है, अधिकार बनता है, तो उसमें कई सारी धारा लगती है। 471, सबसे पहले 467, 468, 471, और इसमें जो 467 है वो सबसे बड़ी धारा है और उसमें अधिकतम जो सजा है वो सजा लाइफ की है। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसे डॉक्यूमेंट का, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट जो कोई अधिकार पैदा करता है, अगर उसको बनाता है तो उसमें अधिकतम सजा जो है वो लाइफ तक की हो सकती है। तो इसलिए जब भी प्रॉपर्टी का टाइटलशिप हो या कोई भी और कार्य हो तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जी, अगर किसी ने किसी की जोर जबरदस्ती से जायदाद लिखवा ली हो तो ऐसे केस में क्या करें सर? देखिए, जो सेल एग्रीमेंट होता है या एग्रीमेंट टू सेल होता है, उनमें कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके सारे के सारे जो प्रोविजंस होते हैं वो सारे के सारे प्रोविजंस पर लागू होते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होती है, तो वो संविदा किसी भी तरीके से ना तो धोखे में होनी चाहिए, ना दबाव में होनी चाहिए, ना मिस रिप्रेजेंटेशन में होनी चाहिए। अगर कोई भी किसी तरह से दबाव में, धोखे में करा लेता है, अब आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दबाव अलग चीज है, धोखा अलग चीज है, क्योंकि सामान्यतः जब प्रॉपर्टी को हम परचेज करते हैं और प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री होती है, इसको हम आम बोलचाल बोलते हैं, वो एक सब रजिस्ट्रार जो उप पंजीकृत अधिकारी होता है उसके सामने जो बेचने वाले को जाना होता है, और वो अधिकारी उसलिए बैठा होता है कि अगर कोई व्यक्ति आके ये कहता है कि मुझसे जबरदस्ती कोई प्रॉपर्टी जो है वो साइन कराई जा रही है, तो वो उस अधिकारी के सामने अपने ऐतराज को दर्ज कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो अधिकारी भी जो है उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने से इनकार कर सकता है या संबंधित पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दे सकता है। और फिर भी अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से, धोखे से, दबाव से आपसे जबरदस्ती करा ली गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको अधिकार होता है कि आप सिविल न्यायालय में जा सकते हैं और उसकी जो कैंसिलेशन के लिए आप जो सेल डीड हो गई है, जो सेल एग्रीमेंट हो गया है, उसकी कैंसिलेशन के लिए अपने सिविल न्यायालय के अंदर आप दावा दायर कर सकते हैं। ठीक। फर्जी कागजात के बल पर जमीन या फिर संपत्ति ट्रांसफर या बेचने खरीदने की स्थिति में क्या कानूनी प्रावधान रहते हैं? देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने फर्जी कागजों के ऊपर किसी संपत्ति को बेचा है और अगर ये साबित होता है कि उस संपत्ति को बेचने के बाद उसने चीटिंग करी है और मनी ट्रांसफर हुई है और उसके बाद पैसा आया है, तो एक सबसे पहले तो चीटिंग का केस बनता है 420 आईपीसी का। अब इस समय तक तो 420 आईपीसी ही प्रोविजन में है। दूसरा, फोर्जरी जो है, जिसको जालसाजी बोलते हैं, जालसाजी की जो प्रोविजन है वो भी उसके अंदर जो है लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो केस होता है उसमें अधिकतम सजा, अगर मान लीजिए कोई फोर्ज सेल डीड बना ली है, फोर्ज एग्रीमेंट टू सेल बना लिया है, फोर्ज जीपीए बना ली है, तो अधिकतम सजा जो है वो 467 में लाइफ है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जो ऐसी स्थिति में कोर्ट का जो रुख होता है बहुत सख्त होता है और जो धोखा देने वाला व्यक्ति होता है उसको भी कोशिश की जाती है, कोर्ट ये कोशिश करता है कि जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष का जो पैसा है वो दिलवाया जाए और अपराधी के साथ अधिकतम कठोरता से कार्य किया जाए। ठीक है सर, ये भी बताइए कि वसीयत पर फर्जी हस्ताक्षर किए जाने की हालत में क्या कानूनी प्रावधान है, कैसे इस पर आवाज उठाई जा सकती है?
देखिए, एक तो हमें समझना है कि जो वसीयत है, वसीयत अपने आप में जो हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसमें अलग चीज होती है। क्योंकि वसीयत जो एप्लीकेबल होती है या वसीयत का जो हम देखते हैं कि जो कार्य में आती है, वो तभी कार्य में आती है जब कोई वसीयत करने वाला व्यक्ति की डेथ हो जाती है, वो या मृत्यु हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, वसीयत के ऊपर ये भी नियम है कानून में कि आप एक वसीयत के बाद दोबारा या तिबारा वसीयत कर सकते हैं। अगर आपने एक बार वसीयत की है और फिर आपका मन बदल जाता है तो आप दोबारा वसीयत भी कर सकते हैं। वसीयत के अंदर एक अगला नियम यह है कि वसीयत या तो अगर वो रजिस्टर्ड होगी या अनरजिस्टर्ड होगी, तो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, तो ऐसी स्थिति में वसीयत पर कम से कम 2 साक्षी या गवाहों का होना जरूरी है। अगर ये साबित होता है कि वसीयत के ऊपर जो गवाह है उन्होंने जालसाजी से गवाह साइन किए हैं और जो वसीयत करने वाला जो एग्जीक्यूटेंट है उसके साइन जो है वो भी उसके अंदर जालसाजी है, तो ऐसी स्थिति में जैसे मैंने आपको पहले बताया, धारा 467 467 आईपीसी का मुकदमा उस व्यक्ति के ऊपर, इसके साथ साथ उन गवाहों के ऊपर भी 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा दर्ज हो सकता है और सारे के सारे ऑफेंसेस जो है नॉन बेलेबल है। ऐसी स्थिति में उनको जेल जाना पड़ता है। सवाल मेरा ये अब कि डेवलपर्स दिखाते हैं कि कुछ ही फ्लैट बचे हुए हैं, इसलिए अभी खरीद लीजिए, और लोग इस दावे को बिना किसी जानकारी के जल्दी में ही खरीद लेते हैं और इन हालातों में दाम भी ज्यादा लगाए जाते हैं। और इस पर बिल्डर पर कैसे कार्रवाई हो सकती है, कैसे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं? देखिए, जैसे आपको सबसे पहले जैसे आपने बात बताई कि बिल्डर दिखाते कुछ है कि भाई और वो कहते कि कुछ फ्लैट बिके हुए हैं, तो अगर हम डेफिनेशन में जाते हैं, चीटिंग की डेफिनेशन में, तो चीटिंग की अगर परिभाषा में जाएंगे, चीटिंग का मतलब धोखा देने की परिभाषा का अर्थ ही ये है कि कोई भी ऐसा वक्तव्य कहना या ऐसी बात कहना जो ऑलरेडी आपको पता है कि वो अस्तित्व में नहीं है, और ऐसा करने पर दूसरा व्यक्ति किसी तरह से अपनी किसी रकम को, मनी को ट्रांसफर कर देता है, पैसे को दे देता है, वही क्या है, धोखा होता है। और अगर वो व्यक्ति, अगर मान लीजिए आपने ये बात नहीं कही होती तो वो व्यक्ति पैसे को ट्रांसफर नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में जो आपने स्थिति बताई है वो कम्प्लीटली उस बिल्डर के खिलाफ एक चीटिंग का केस बनता है। तो आप उस बिल्डर के खिलाफ जो संबंधित जो पुलिस स्टेशन है वहां पर FIR दर्ज करा सकते हैं। एक पहला काम तो ये है। दूसरी बात, अगर आप देखते हैं कि अब जो जैसे नया कानून आप जानते हैं, रेरा जो है, जो रियल एस्टेट रेवोल्यूशन एक्ट जो है, वो अपने आप में बहुत एप्लीकेबल है और रेरा के अंदर जो है आप कंसर्न अथॉरिटी को आप अप्रोच कर सकते हैं और वहां पर जो कंज्यूमर है उनके ऊपर बहुत उनके ऊपर और ध्यान दिया जाता है। और जो बिल्डर्स हैं या और ऐसे विक्रेता जो इस तरह से चीटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को गलत तरीके से बेच रहे हैं, तो उनके ऊपर कोशिश करती है अथॉरिटी अधिक से अधिक उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सके, जो कंज्यूमर है उसके पैसे को जल्दी से जल्दी वापस दिलाया जा सके, और इसके अलावा जो और बाकी भी जो उसमें ऑक्यूपायर है या और लोग संबंधित है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो सके। इसके अलावा बिल्डर जो उसके और प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी जो वैल्यूएशन है या उनका जो आगे काम करना है या उसकी क्रेडिबिलिटी है, इन सबके ऊपर जो है रेरा के द्वारा जो काफी नया कानून जो है इसमें काफी ज्यादा कोशिश की जाती है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अधिकतम कार्रवाई की जा सके। लेकिन जैसे पहले आपने बताया कि अगर चीटिंग, उसके अलावा रेरा के प्रोविजन के अलावा भी अगर आपको साफ लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपराधिक षड्यंत्र किया है या आपराधिक कोई कृत्य किया है, तो आप अलग से संबंधित पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज करा सकते हैं। ठीक है सर, बताइए कि प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी सबसे ज्यादा आम तरीका है। हम अक्सर सुनते हैं कि अभी तक पोजीशन नहीं मिला, बिल्डर ने इतना दावा किया था, जिससे यहाँ धोखाधड़ी होती रहती है। और जब आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं और इसे देने में वर्षों तक की देरी होती है, इन हालातों में क्या किया जाए सर, और बिल्डर को कैसे जवाबदेह बनाए इसके लिए? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो रेरा कानून है, हाँ, वो इन सारी बातों के लिए अपने आप में काफी बड़ा सोल्यूशन है। आप अगर बिल्डर आपको पोजीशन देने में देरी करता है, हाँ, तो रेरा अथॉरिटी के अंदर, आप रेरा एक्ट के अंदर आप संबंधित जो अथॉरिटी है, हाँ, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में वो कार्रवाई करते हैं। और अगर जो आपको पोजीशन है वो दिलाने की कोशिश कर जितनी जल्दी हो सके, और अगर पोजीशन मिलने में देरी होती है तो ऐसी स्थिति में जो रेरा जो अधिकारी है वो आपको रेंट या आपके पैसे का ब्याज या और डैमेजेस
वो सारी की सारी चीज जो है वो उस बिल्डर के खिलाफ कर सकते हैं और उसको मजबूर कर सकते हैं कि आपको संबंधित जो है पोजीशन वो दे, और अगर नहीं देता है तो उसके ऊपर जो कठोर कार्रवाई हो और डैमेजेस जो है, जो कंपनसेशन है, वो भी आपको मिले। तो आप रेरा के कानून के द्वारा जो संबंधित हर राज्य में अलग अलग अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होती है, आप वहां पर विशेष रूप से बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जी सर, ये भी बताइए कि भूमि उपयोग या लैंड यूज में परिवर्तन की मंजूरी डेवलपर्स द्वारा नहीं ली गई है, और ये जानते हुए कि डेवलपर्स संपत्ति बेच रहे होंगे, इसलिए संपत्ति निवेश से पहले हमेशा CLU या भवन अनुमोदन की जांच करनी चाहिए। इसके कानूनी पहलू क्या है? देखिए, आपने देखा है कि हम जब भी कोई प्रॉपर्टी या कोई जमीन होती है बड़े पैमाने पे, जब कोई जमीन खेत की जमीन होती है, जिसको हम लाल डोरा भी बोलते हैं, तो जब वो अगर खेत की जमीन होती है तो लैंड रिकॉर्ड के अंदर उसको जो यूज होता है वो एग्रीकल्चर लैंड होता है। तो जो एग्रीकल्चर लैंड है, आप उसके ऊपर अर्बनाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ना तो सीवरेज लग सकता है, ना वाटर कनेक्शन लग सकता है, ना पानी लग सकता है, ना क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी लग सकती है, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति का लैंड यूज चेंज करना चाहता है, कोई व्यक्ति या कंपनी, तो उसको सबसे पहले लैंड यूज चेंज करने के लिए संबंधित जो अधिकारी है, संबंधित जो अथॉरिटी है, उनसे लैंड यूज चेंज का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है हम लैंड यूज चेंज कर रहे हैं, और ना केवल लैंड यूज चेंज कर रहे हैं बल्कि उससे संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था, कोई बिल्डर बिना लैंड यूज चेंज करे और किसी भी अधिकारी को या किसी ग्राहक को वो संपत्ति बेच देता है या उसको धोखे में देता है, तो कम्प्लीटली ये एक फोर्जरी का और कम्प्लीटली एक चीटिंग का केस बनता है। तो आप दोनों स्थिति में आप रेरा भी आप जा सकते हैं या अपनी डैमेजेस के लिए। इसके अलावा आप संबंधित जो पुलिस अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है और जो संबंधित थाना अधिकारी हैं, आप वहां पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जी ठीक है। ये तो आपने बताया कि सर क्या कर सकते हैं, लेकिन बताइए कि ज्यादातर हर बार एक ही फ्लैट कई लोगों को बेच दिया जाता है और मालिक भाग जाता है। इन हालातों में किस तरीके का केस बनता है और क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? पीड़ित सबसे पहले इन हालातों में क्या स्टेप उठाए? सामान्यतः तो एक नियम है प्रॉपर्टी को खरीदने में कि जब भी आप एक प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने में दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उसका कंसिडरेशन होता है और उसका फिजिकल पोजीशन होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को परचेज करता है तो उसको तुरंत उसका फिजिकल पोजीशन हैंड ओवर होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। अगर अधिकांश यही कोई व्यक्ति जो होते हैं धोखे में तब आ जाते हैं जब वो उसका फिजिकल पोजीशन नहीं लेते, क्योंकि फिजिकल पोजीशन लेते ही आपको पता लग जाएगा कि उससे संबंधित कोई विवाद है या नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई बिल्डर जिसने एक से ज्यादा बार वो कोई किसी प्रॉपर्टी को, किसी प्लॉट को या फ्लैट को बेच दिया है, तो आप ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ जो है सिविल न्यायालय के अंदर आप जा सकते हैं और अपने रिकवरी के लिए विद डैमेजेस एंड इंटरेस्ट आप मांग सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर उसको बेचने में उसने किसी को डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है तो आप चीटिंग और फोर्जरी यानी 420, 120B, 467, 468 और 471 IPC संबंधित उन पे जो भी ये कानून बनता है आप उनको संबंधित पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके उनके अगेंस्ट में FIR कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी। आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को इस टॉपिक के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।